हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी वो है उदारवाद, जिसमें उदारवाद थर्ड यूनिट जो हमें पढ़नी है। बेसिकली उसमें हमें उदारवाद नहीं पढ़ना, उसमें हमें मार्क्सवादी रूढ़िवादी जो हैं वो भी पढ़ने हैं। मतलब ये ना सभी जो हैं पर्सपेक्टिव्स हैं लोगों के, जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि कौन कैसे क्या दुनिया को किस नज़र से देखता है और सोचता है। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट है थर्ड वो है राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, उदारवादी, मार्क्सवादी, अराजकतावादी और रूढ़िवादी, जिसमें हमें उदारवादी लिबरल, मार्क्सवादी मार्क्सिस्ट, अराजकतावादी अनार्किस्ट और कंजर्वेटिव रूढ़िवादी पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में हम उदारवादी पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि मैम आप इंग्लिश की PDF भी यूज़ करें, तो वो मैं आपको आज इंग्लिश में सबटाइटल्स दे देती हूँ, आपको वहाँ से ईजी पड़ेगा, क्योंकि मेन सबटाइटल्स ही होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं, बाकी चीज़ें तो फिर आपको खुद लिखनी होती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उदारवादी बेसिकली 3 चीज़ें मांगते हैं: राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी। राइट टू लाइफ वो लोग कहते हैं कि अगर हमें ये 3 चीज़ें मिल गई तो इन 3 चीज़ों में हमारी ज़िंदगी सफल है, हम अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो राइट टू लाइफ वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ दिया गया है, बट ये एक नेचुरल राइट है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे सकता है, किसी को हक नहीं है किसी की ज़िंदगी छीनने का। तो ये एक नेचुरल राइट है, इसको अपने लिए इंसान रखता है। तो आपका कोई भी राइट नहीं बनता कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में डाल के ये बोल रहे हो कि राइट टू लाइफ आपको दिया गया है। जैसे एग्जांपल मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूं तो आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अनुसार हमें जीवन जीने का अधिकार है। तो इस तरीके से राइट टू लाइफ पर ये डिबेट करते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी ये लोग मांगते हैं। अच्छा, ये जो पर्सपेक्टिव है अमेरिका से निकला है, तो इसको आप इंडिया में नहीं पढ़ेंगे, आप ये ओवरऑल पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे ही पर्सपेक्टिव। तो उदारवादी राइट टू प्रॉपर्टी जो मांगते हैं, इनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी अगर हमारे पास है तो हमारे पास सब कुछ है, और गवर्नमेंट देखिए उन लोगों को जो सड़कों पर हैं बैठे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी करके दे और फिर उन पर छोड़ दे जिम्मेदारी कि वो अपना घर कैसे चला रहे हैं, मेहनत करके कमाएं और चलाएं। गवर्नमेंट का जितना काम था वो पूरा कर दे, लेकिन करे तो सही। ठीक है, राइट टू लाइफ प्रॉपर्टी हो गया। फिर आ जाओ लिबर्टी पे। भाई लिबर्टी मांगते हैं, ये सीधी सीधी फ्रीडम मांगते हैं, कहते हैं हमें लोकतंत्र दे दो, आज़ादी दे दो, हम अपना बाकी सब कुछ खुद चला लेंगे। अब इनको लोग क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर हम हर एक इंसान को आज़ादी दे दें तो वो तो अपनी मनमानी करता रहेगा, तो इसलिए आज़ादी भी लिमिटेड होनी चाहिए। और उदारवादी भी सेम यही कहते हैं, बट उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव खुलकर नहीं रखा, तो इसलिए इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। उदारवाद शब्द अंग्रेज़ी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेज़ी भाषा के शब्द लिबर्टी से हुई है। इस दृष्टि से ये स्वतंत्रता से संबंधित है। इस अर्थ में उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लिबरलिस्ट शब्द से भी संबंधित माना जाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं कोशिश करती हूँ आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में से आप कॉपी कर सकती हैं। इस शब्द का अर्थ भी स्वतंत्रता से है। उदारवाद को डिस्क्राइब करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि उदारवाद अनुदारवाद का उल्टा नहीं है, क्योंकि अनुदारवाद किसी भी तरीके के चेंजेस चाहते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन उदारवादी तो चेंजेस मांग रहे हैं ना, प्रॉपर्टी, लाइफ और लिबर्टी का चेंज मांग रहे हैं ना। वो कह रहे हैं हमें ये 3 चीज़ें दो चेंज आ जाएगा लाइफ में। लेकिन अनुदारवादी जो है ना, वो किसी तरीके का चेंज नहीं मांगते, वो बड़े आलसी टाइप लोग हैं। वो कहते हैं जो चल रहा है लाइफ में मस्त चल रहा है, चलने दो। ठीक है, जबकि उदारवादी उन परिवर्तन के समर्थक हैं जिनमें मानवीय स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ह्यूमन लिबर्टी या फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उदारवादियों के लिए। 19वीं सेंचुरी के लास्ट तक तो उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई भी अंतर नहीं कर पाया था, क्योंकि व्यक्तिवादी भी कहते हैं कि भाई व्यक्ति का जो राइट है वो दो, उदारवादी भी कहते हैं जो व्यक्ति का राइट है वो दो। तो कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाया कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ पर है।
ठीक है। व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को ही उदारवाद कहा जाता है। व्यक्ति के लाइफ में इंटरफेयर ना करने को ही उदारवाद का पर्सपेक्टिव कहा जाता है। ये कह रहे हैं कि तुम अपना जियो और जीने दो और ये 3 चीज़ें हमें दे दो, बस ज़िंदगी सफ़र अच्छे से गुजर जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य तो यह है कि उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से है, जो बहुआयामी होता है, जिसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। मतलब उदारवाद को परिभाषित करते हुए बहुत सारे लोगों ने, देखो एक बात चीज़ याद रखना, परिभाषा आप कोई भी लिखो, नाम आप किसी का भी लिख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इनके नाम याद रखने हैं, आप किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन परिभाषा को ध्यान से लिखना। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला राजनीतिक सिद्धांत, परिभाषित करते हुए इन्होंने बोला राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद को पृथक पृथक तत्वों का मिश्रण है। उनमें एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। पृथक का मतलब होता है अलग, सेपरेट। ठीक है, तो उदारवाद मिश्रण मतलब मिक्सचर। तो इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर उदारवाद अलग अलग चीज़ों का एक मिक्सचर है, मिश्रण है, जो कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की डिमांड करता है। ठीक है, डेरिक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। इंग्लिश में भी दे दी गई है आपको। आगे कह रहे हैं हेरोल्ड लॉस्की की उदारवाद कुछ सिद्धांतों का ग्रुप मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत और चरित्र है। ऑब्वियसली मेरे दिमाग में है मुझे राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि मैं एक उदारवादी विचारक हूँ। मेरे दिमाग में है ना, मैंने तुम्हें दिमाग में लाकर ही तो बताया ना, तो वो मेरे दिमाग में है मेरे मरते दम तक। जो मेरे आगे जनरेशन चलती जाएगी उदारवादी वाले पर्सपेक्टिव वाले, या जो लोग मेरे पर्सपेक्टिव को मानेंगे, वो लोग भी दिमाग में यही रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि उदारवादी कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो कि दिमाग में ही रखी हुई है लोगों के, और दिमाग से किसी के कोई भी कुछ भी नहीं निकल सकता है। वो जो रखना चाहता है दिमाग में रखा रहेगा। डॉक्टर आशीर्वादम के अनुसार उदारवाद एक कर्मबद्ध विचारधारा न होकर किसी निर्दिष्ट युग में कुछ देश में व्यक्त किए गए विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। बहुत नॉर्मल बोलूँ तो इन्होंने बोला उदारवादी कोई सीक्वेंस से चलने वाला पर्सपेक्टिव नहीं है। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के तौर पे रखा गया और ऐतिहासिक रूप से चलता भी आ रहा है। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अनुसार दर्शन या विचारधारा, अच्छा ये भी चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको किसी का नाम याद नहीं आता तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या ब्रिटानिका जो है डिक्शनरी, इनके अकॉर्डिंग आप नाम लिख सकते हो इनका। ठीक है, ऐसी दुनिया का कोई भी टॉपिक नहीं है जिनके बारे में इन लोगों ने नहीं बोल रखा हो, तो आप इनका नाम लिखकर भी अपना जो है परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, सार्टोरी के अनुसार उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यायिक सुरक्षा तथा संवैधानिक राज्य का सिद्धांत और व्यवहार है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुई वेसरमैन के अनुसार उदारवाद को भावात्मक, ये कहते हैं उदारवाद को इमोशनल और आइडियोलॉजिकली रखा जा सकता है कि जिसका आइडिया ये है, या फिर एक इमोशनली कि यार राइट टू लाइफ तो मेरा है हक, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस बात के लिए जोड़कर मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें राइट टू लाइफ दिया गया है इसलिए तुम इस दुनिया में आ पाए हो, जबकि वो नेचुरल राइट है। तो सीधे तौर पर यह है कि उदारवाद एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो सेंटर पे है, मतलब ओवरऑल यूनिवर्स में सेंटर पे है, और उदारवादी हर कंट्री में मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को मानते हैं। बट कंट्री के, अब जैसे कि इंडिया में राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उदारवादी पर्सपेक्टिव का राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी रह जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं है। जापान में प्रॉपर्टी है, राइट टू लाइफ है, लिबर्टी बहुत कम है, तो वो डिपेंड करता है कंट्री के हिसाब से। ठीक है जी, ये तो है हमारा उदारवाद। उदारवाद जो है वो किसी रिलीजन को एक मात्र नहीं मानता, वो ये कह देता है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ हमारी सोच की वजह से होगा और होता रहेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन की कम्युनिटी इस चीज़ को माने या ना माने। उदारवादी जो होते हैं इनमें कोई भी रिलीजन
नहीं होता है। ये शक्तियों के पृथक्करण पर फोकस करते हैं, मीन्स पावर को बांट देते हैं। जैसे 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है ओवरऑल यूनिवर्स, ज़्यादातर कंट्रीज़ में, मतलब ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ठीक है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, कार्यपालिका और क्या कहते हैं उसको, दूसरी का नाम याद नहीं आ रहा, और वो है जुडिशरी हमारी न्यायपालिका, ठीक है। तो हाँ, विधायिका, सॉरी, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपने अपने में ये एक पर्सपेक्टिव माना जाता है, ठीक है। उदारवाद का डेवलपमेंट किस तरीके से, कि सुकरात और अरस्तु के चिंतन में सबसे पहले उदारवादी पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिला। सुकरात और एरिस्टोटल ने ही हमें सबसे पहले इस पर्सपेक्टिव को बताया, जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स को एक लिबर्टी, एक फ्रीडम, एक डेमोक्रेसी, एक जस्टिस के तौर पर रखा, ठीक है, कि यार पॉलिटिक्स जो है ना एक्चुअली में एक खुला विचार है, इसको यहाँ पर ऐसा नहीं रखना है कि वो किसी का भी पर्सपेक्टिव ऐसा बन जाए। बेसिकली उदारवाद की जो मेन एक वो मानी जाती है कि जहाँ से उदय हुआ वो 17th सेंचुरी जॉन लॉक के टाइम से माना जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो जॉन लॉक आएंगे, उदारक, वो हमारे उदारवादी के जो जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो पर फिर भी जो ये पर्सपेक्टिव शुरू हुआ है ये सुकरात और एरिस्टोटल और प्लेटो, इन 3 के बीच में से ही हुआ था, क्योंकि ये बेसिकली सुकरात को मारा ही इसलिए गया था क्योंकि वो जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, वो ये वाली चीज़। और फिर दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी कि वो रिलीजन में बिलीव नहीं रखते थे, इस वजह से, और क्योंकि उस टाइम पर रिलीजन बहुत माने जाते थे, तो लोगों ने, फिर बहुत सारे फिलोसफर्स ने ये भी मान्यता कर ली कि ये धर्म को ख़त्म करने के लिए, मतलब धार्मिक पर्सपेक्टिव को ख़त्म करने के लिए भी ये जो विचारधारा है इसका उदय हुआ, क्योंकि उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा थी, ज़बरदस्ती लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। तो ये वाली चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा चला, इसलिए उदारवाद को देखा गया कि उस टाइम से ही आगे बढ़ गया। बट मेन जो जनक माने जाते हैं वो हमारे जॉन लॉक ही माने जाते हैं 17th सेंचुरी में, जिन्होंने उदारवादी पर्सपेक्टिव को इतना आगे बढ़ाया कि लोगों ने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, मतलब ये करा कि यार ये मौजूद नहीं है, मतलब उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको पॉलिटिक्स में जोड़ ही दिया गया फाइनली, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है उसका इस तरीके से ये देखा जाता है। लॉस्की जो है वो ये कहते हैं कि मध्यकाल के अंत में नवीन आर्थिक समाज के उदय के कारण ही उदारवाद का जन्म हो पाया था। जो मिड टाइम पे न्यू चीज़ें आने लगी थी, लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज होने लगे थे, उसकी वजह से ये मानते हैं कि उसकी वजह से उदारवाद का डेवलपमेंट हुआ। तो ये वही वाला टाइम है जो जॉन लॉक वाली बात आ जाती है। इसको इवेल्युएट किया गया है कि समकालीन उदारवाद जो हैं वो ये बोलते हैं कि उदारवाद को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको तुम पुराना चला रहे हो, क्योंकि अब बहुत सारी कंट्रीज़ में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाओ और उदारवाद का पर्सपेक्टिव आगे बढ़ाओ। एडमंड बर्ग उदारवाद पर प्रमुख आरोप ये लगाते हैं कि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं है, लोगों ने इसको अपने पास से ही सोच समझकर आगे बढ़ा दिया। अनुदारवादियों का प्रमुख आरोप यह है कि उदारवाद समाज व राज्य को कृत्रिम मानता है, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन करता है उदारवादी, ये इसका इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है कि एक वेलफेयर स्टेट बन जाती है, इसकी हेल्प से बहुत हेल्प होता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का सिद्धांत का समर्थन होता है कि जो मैंने अपनी कंट्री के लिए सोचा एज अ गवर्नमेंट, मैं उस चीज़ को अच्छे से पूरा कर पाऊँ, इस पर्सपेक्टिव को लेकर। व्यक्ति साध्य तथा राज्य साधन होता है, और हमारा ये इस तरीके से ये पर्सपेक्टिव ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। सो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कोई डाउट नहीं हो। इन केस कोई डाउट, क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपना मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।